मत्स्य पालन की परंपरा सदियों पुरानी है और आज ये एक उद्योग का रूप ले चुका है। मत्स्य बीज बनाने से लेकर मत्स्य उत्पादन तक का कार्य आज किसानों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। चूँकि भारत में मछली की मांग आज लगभग सभी स्थानों पर है, इसलिए किसान खेती के अलावा तालाबों को बनवाकर मत्स्य पालन कर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम पिसीकल्चर यानी मत्स्य पालन के विषय में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि मछली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल खाद्य पदार्थ के रूप में बल्कि हमारे जीवन को संवारने और सुधारने में भी इसका पौराणिक महत्व भी है और साथ में वैज्ञानिक भी इसके महत्व को अस्वीकार नहीं करते। जी हाँ, महत्व तो इसका कई तरीके से है, लेकिन बहुत सारे लोग व्यावसायिक रूप से इसका इस्तेमाल कर अपने परिवार को, समाज को और देश को एक नई दिशा दे रहे हैं। आज हम मिलेंगे मीरगंज तहसील बरेली जिले के योगेंद्र गुप्ता जी से, जिन्होंने मछली की हैचरी बनाकर लाखों लोगों को अपने बेहतर मछली के बीजों से लाभान्वित किया और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिया। तो आइए आपको मिलवाते हैं योगेंद्र गुप्ता जी से। आइए ले चलते हैं। मत्स्य उत्पादन में सबसे पहले हमें मछली के बीज की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश में आज से लगभग 25 साल पहले लोग मछली के बीज को बंगाल से ले आते थे, जो कि काफी महंगा और असुरक्षित रहता था। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की तहसील मीरगंज के किसान योगेंद्र गुप्ता ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने सोचा क्यों न मछली की हैचरी लगाई जाए और उन्होंने मीरगंज में मछली हैचरी की स्थापना की और धीरे धीरे वो सफलता के नए आयामों को छूते चले गए। योगेंद्र गुप्ता के इस व्यवसाय में इनके बेटे प्रेरित गुप्ता भी इनकी सहायता करते हैं। आइए, आप बैठिए। धन्यवाद। और कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये बताइए कि आपका जो ये हैचरी का जो प्लांट है, ये कब आपने शुरू किया, कैसे प्रेरणा मिली आपको? मैंने इसको 93 में शुरू किया था और प्रेरणा क्या है, यहाँ पे कुछ बंगाल के लोग मेरे कांटेक्ट में आए थे, तो उनको मैंने अपने प्लाट में थोड़ी जगह दी, तो उन्होंने वहाँ से बच्चा सेल किया। तो वो लोगों को जब ये जानकारी हुई कि मेरा भट्टों का बिजनेस है और मेरे पास गड्ढे काफ़ी हैं, तो उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि आप हैचरी का बिजनेस करिए, आपके पास तो ज़मीन भी है और गड्ढे भी हैं और ये अच्छा बिजनेस है। तो चूँकि मैं रोज़ देखता था तो मुझे एक इंटरेस्ट पैदा हुआ उसमें, और इंटरेस्ट जब मुझे पैदा हुआ तो फिर मैंने उनको कहा कि ठीक है मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने वहाँ से जो टेक्निकल लोग हैं बंगाल से, वो मुझे अवेलेबल कराए उन्होंने। तब मैंने ये प्लांट बनाया और प्लांट बनाने के बाद वहीं बंगाल की लेबर, क्योंकि हमारे यूपी की लेबर जो है वो इस काम को नहीं जानती है, तो वहीं की लेबर उन्होंने अवेलेबल कराई। तब मैंने ये काम शुरू किया। आप आग के बिजनेस से जुड़े हुए थे, ईंट भट्टे का व्यवसाय था, फिर आपने पानी का बिजनेस शुरू किया, पानी के अंदर का मछली पालन। तो कैसे परिवर्तन कैसे हुआ आपके जीवन में? 92-93 में भट्टों के बिजनेस में थोड़ा मंदी चल रही थी और एक लेबर प्रॉब्लम भी थी। तो
जब ये नया बिजनेस हमारे सामने आया और दोनों बिजनेसों में मेन तो लैंड होती है, ज़मीन होती है, तो चूँकि सेम में लगभग सेम टाइप का बिजनेस था और आग और पानी का तो साथ होता ही है। तो इस तरह से हम लोग जो है अपना माइंड मेकअप किया हमने और इस बिज़नेस में हम आए। एक नई चीज़ थी, यूपी में उस टाइम पे ये बिज़नेस होता नहीं था, एचडियाँ होती नहीं थी, तो एक ये था कि नया बिजनेस है, इसमें सरवाइव के चांस ज़्यादा हैं। ये जो क्लाइमेट है, जलवायु है, उसमें बहुत अंतर है कलकत्ता और बरेली में। क्या क्या नुकसान होते हैं या क्या चैलेंजेस होते हैं? स्टार्टिंग में चैलेंजेस ये आए, एक तो हम बिल्कुल इस बिज़नेस के बारे में अननोन थे, कोई हमें जानकारी नहीं थी। दूसरे मार्केट नहीं थी, क्योंकि हर आदमी बंगाल पे डिपेंड था। पूरे ऑल ओवर इंडिया उस टाइम पे बंगाल से ही सप्लाई होता था सीड, तो यहाँ कोई मार्केट नहीं था। तो सबसे बड़ी चीज़ तो हमें मार्केट बनाना था। हम प्रोडक्शन तो कर सकते थे, लेकिन जब मार्केट नहीं है तो प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो धीरे धीरे हमने अपने सेल्समैन हर मार्केट में, हर शहर में जो मार्केट होते हैं मछली के, उनमें अपने भेजने शुरू किए। लोगों को उन्होंने इस चीज़ से अवगत कराया कि यूपी में भी आपका हैचरी लग गई है और आपको सीड जो है अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। तो धीरे धीरे हम इस बिज़नेस में जो है अपना मार्केट हमने तैयार किया, इस तरह से हम सर्वाइव कर पाए। तो ये थे योगेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये छोटी सी प्रेरणा ने इनको बल दिया और आज हैचरी के बिजनेस में इन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो इनकी बात से अब आइए चलते हैं इनके प्लांट पर और देखते हैं कि मछलियों का बीज कैसे तैयार होता है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। मछलियों के छोटे छोटे बच्चों का उत्पादन, एकत्रीकरण और मत्स्य उत्पादन क्षेत्र तक उनका परिवहन मत्स्य पालन का एक महत्वपूर्ण चरण है। जिस प्रकार विभिन्न फसलों के उत्पादन का कार्य बीज से प्रारंभ होता है, उसी प्रकार मत्स्य पालन की पहली कड़ी मछलियों के छोटे छोटे बच्चों से प्रारंभ होती है। मत्स्य बीज उत्पादन के लिए अच्छे मत्स्य ब्रूडर की तैयारी करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिसके लिए एक तालाब की आवश्यकता होती है। तालाब की गहराई 5 फीट होनी चाहिए और अगर हम मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। खुदाई के बाद इसकी जुताई करवा लेना चाहिए। इसके बाद हमें इसमें गोबर डालना चाहिए, जो प्लम टोन का निर्माण करती है और इस प्लम टोन को हमारी मछलियां आहार के रूप में ग्रहण करती हैं। इसके सेवन से मछलियों का विकास अच्छा होता है। अगले चरण में ब्रूडर मछलियों की तैयारी करते हैं। रोहू, कतला और नयन के लिए ब्रूडर का वजन 3 किलो होना चाहिए और लगभग ये मछलियां 2 साल पुरानी होनी चाहिए। जो मछली चाइनीज कॉर्प की होती है, उस मछली की ब्रीडिंग 6 महीने में किया जा सकता है। तालाब कम से कम इसका 1 एकड़ का होना चाहिए ब्रूडर को रखने के लिए। और ब्रूडर रखने के पहले हम लोग को इसके लिए भोजन की व्यवस्था भी करना चाहिए कि ये क्या खाता है। इसके लिए प्लैंकटन भी डेवलप करना पड़ते हैं हमको, और प्लैंकटन करने के बाद इसको हम लोग फीडिंग भी देते हैं। तो जो हमारी इंडियन मेजर कार्प है, जिसको हम रोहू, कतला, नैन बोलते हैं, तो इसका जो साइज़ है हम लोग 3 किलो 3.5 किलो का रखते हैं। उसके बाद हम लोग ब्रीडिंग कराते हैं। और जो हमारी एग्जोटिव कार्प है, जिसको हम चाइनीज़ कार्प बोलते हैं, इसका जो ब्रीडिंग पीरियड है वो 6 मंथ से लेके 1 ईयर का होता है। तो हम लोग इसको 1 एकड़ के तालाब में रखते हैं। इसके बाद इसको यहाँ से ले जाके
हैचिंग टैंक पे ले जाते हैं, वहाँ इसकी ब्रीडिंग कराते हैं। स्पर्म निर्माण के लिए हैचरी प्रबंधन की आवश्यकता होती है। बीज निर्माण के लिए मत्स्य हैचरी में एक ब्रीडिंग पूल और 2 हैचिंग पूल का निर्माण करना पड़ता है। इस चाइनीज की विशेषता ये है कि इसमें अंडरग्राउंड पाइपलाइंस होती हैं पड़ी हुई, और उसमें निपल्स लगी हुई होती हैं। वो इसलिए लगाई जाती हैं राउंड में निपल, कि पानी हमेशा राउंड लेता रहे, कंटिन्यू घूमता रहे उसमें। पानी कभी इसमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी से ही अंडे के लिए एनर्जी मिलती है। अगर पानी रुक जाएगा तो अंडा डेड हो जाएगा। इसमें नेट लगा हुआ होता है। नेट इसलिए लगा हुआ होता है कि पानी कंटिन्यू चलता है, इसमें पानी को उतना ही हमें बाहर करना है और उसका लेवल मेंटेन करना है। नेट इसलिए लगा होता है कि उससे अंडा बाहर ना जा पाए। इसके लिए सर्वप्रथम ब्रूडर मछलियों को हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है और उनको ब्रीडिंग पूल में छोड़ दिया जाता है। आज हम ब्रिगेड मछली की ब्रीडिंग कर रहे हैं। हमारा जो ब्रूडर है वो लगभग 1.5 से 2 किलो का है, 2 साल पुराना ब्रूडर है। हम इसमें ओवरप्रेम से इंजेक्ट कर रहे हैं, जो पर केजी के हिसाब से 0.5 ml पर केजी के हिसाब से इंजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद इसे हम ब्रीडिंग पूल में शिफ्ट कर देंगे। 7 घंटे बाद, 7 से 8 घंटे बाद हम मेल और फीमेल दोनों का मिल्ट कलेक्ट करके चाइनीज़ में छोड़ देंगे, जो 72 घंटे तक प्रोसेस होता है। एग बनता है, एग से फिर बच्चा रेडी होता है। वो 72 घंटे के प्रोसेस के बाद हम उसे नर्सरी में शिफ्ट कर देते हैं, और नर्सरी में शिफ्ट होने के 8 से 10 दिन बाद फीडिंग करा के वो फ्राई साइज रेडी हो जाता है। पैकिंग साइज जो पॉन्ड्स में और डैम्स में पड़ने के लिए रेडी होता है, उसको हम ऑक्सीजन पैकिंग करके आगे प्रोसेस कर देते हैं मत्स्य पालन। इस समय इनको प्रोटीन और फैट युक्त आहार दिया जाता है। जब मछलियों के पेट में अंडे आ जाते हैं, तब हम उन्हें धान और खिचड़ी भी खिला सकते हैं। मछलियों को अंडे देने में लगभग 12 घंटे लग जाते हैं। अब वक्त आता है अंडों को एकत्र करने का। एकत्र हुए अंडों को हैचरी में छोड़ा जाता है। 24 घंटे के प्रोसेस के बाद इसमें से स्पॉन निकलता है। उस स्पॉन को हम 48 घंटे और इसमें राउंड दिलाते हैं, जिससे उसमें वो स्पॉन पूरी तरह डेवलप हो जाता है। उसमें आंखें वगैरह निकल आती हैं। फिर 72 के घंटे के बाद यहाँ से हम उसको कलेक्ट करके फिर नर्सरी में डालते हैं। नर्सरी में जाने के 4-5 दिन के बाद वो लगभग ½ इंच साइज, जिसे जीरा साइज बोलते हैं, वो हो जाता है। तब वो एक पैकिंग साइज हो जाता है। उसके बाद उस ऑर्डर के बेस पे पैकिंग करके वो जहाँ भी ऑर्डर होता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू वहाँ चला जाता है। हैचरी में अंडे विकसित करते समय ये ध्यान दिया जाता है कि पानी कम से कम 2 मीटर से 5 मीटर की ऊंचाई से हैचरी में आए और पानी हैचरी में घूमता रहे। इस प्रक्रिया में अंडों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है और इससे मिलने वाला स्पर्म स्वस्थ रहता है। इसके लिए कोई भोजन नहीं देना है। जब ये नर्सरी में पहुंच जाता है तो वहाँ हमें फीडिंग करानी है। यहाँ 72 घंटे तक ये पानी जो राउंड लेता है, उसमें से जो इसे एनर्जी मिलती है, उसी बेस पे ये डेवलप होता है। प्रोसेसिंग के लिए लगभग 72 घंटे तक अंडों को हैचरी में घुमाया जाता है। तत्पश्चात पूर्ण विकसित स्पर्म को हम नर्सरी में छोड़ देते हैं। हमारी नर्सरी है, इसका हम लोग कलेक्शन कैसे करते हैं, तो हैचिंग करने के पहले हम लोग हैचरी का मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी जुताई करवानी पड़ती है, जिससे जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं। उसके बाद हम इसमें पानी फिल करते हैं। 2-4 दिन बाद हम लोग इसमें गोबर डालते हैं, जिससे हमारा प्लैंकटन डेवलप होता है। तो उसके बाद हम लोग इसमें स्पाउन जो है स्टॉकिंग करते हैं। स्पाउन स्टॉकिंग करने के बाद हम लोग इसमें 8 से 10 दिन तक फीडिंग कराते हैं। फीडिंग में हम लोग हाई प्रोटीन फीड भी देते हैं और 1-2 दिन तक हम लोग मस्टर्ड ऑयल केक और महुआ ऑयल केक देते हैं, जिससे जो हमारा सीड है जो ग्रोथ अच्छा करे। मेजर कार्प मछलियों के संदर्भ में अंडों में स्फुटन के बाद 1 दिन से 4 दिन आयु वाले बच्चों को स्पर्म या जीरा कहा जाता है। इन जीरों की लंबाई 5 से 9 मिलीमीटर के बीच होती है और ये बहुत नाजुक होते हैं। इस अवस्था में इनके शरीर में कोई शल्क नहीं होते हैं और ये ठीक से तैर नहीं पाते हैं।
ये अधिकांश पानी के बहाव के अनुरूप ही तैरते हैं। नर्सरी में रखने के 10 से 12 दिन बाद उनका चारा वगैरह उन्हें दे के हमारा इस साइज़ का बीज तैयार हो जाता है, जो कि तालाबों में डालने के लिए उपयुक्त होता है। इसे हम पैकिंग करके, ऑक्सीजन पैकिंग करके पॉलीबैग्स में अलग अलग राज्यों में सप्लाई करते हैं ग्राहक की डिमांड के अनुसार। वो इन्हें अपने तालाबों में, डैम्स में डाल के इन्हें बड़ा करते हैं। चूंकि मछलियां जल में रहती हैं और श्वसन प्रक्रिया हेतु ऑक्सीजन जल से ग्रहण करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल में ही छोड़ती हैं, अतः जल का ऑक्सीजन से परिपूर्ण होना इन्हें जीवित रखने के लिए आवश्यक है। योगेंद्र गुप्ता की हैचरी में रोहू, कतला, सिल्वर कॉर्प, ग्रास कॉर्प, कॉमन कॉर्प मछलियों के बीज का उत्पादन होता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार की जो फार्मिंग मछलियाँ हैं उनका उत्पादन, बच्चे का उत्पादन होता है। जैसे सिल्वर कार्प है, चाइना है, मृगल है, ये प्रमुख प्रजातियाँ हैं। सभी वैरायटियों का अलग अलग उत्पादन होता है और सभी को अलग अलग नर्सरियों में स्टॉक किया जाता है। मांग के अनुसार उनका पैकेजिंग होता है और उनको सप्लाई किया जाता है। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। इसके अलावा जिन प्रजातियों की हैचिंग यहाँ के वातावरण में नहीं हो सकती और मत्स्य पालक उसकी मांग करते हैं, तो योगेंद्र गुप्ता मांग के अनुसार उन प्रजातियों को मंगाकर उपलब्ध भी करवाते हैं। ये पंगेश्वर प्रजाति का बीज है जिसका उत्पादन यहाँ पे नहीं हो पाता क्योंकि पर्यावरण इसके अनुकूल नहीं है। इसका बीज ग्राहक की मांग के अनुसार इसकी उपलब्धता हम कलकत्ता से करवाते हैं, बाई रोड गाड़ियों में, या फिर बाई एयर भी आ सकता है, लेकिन बाई एयर हमारे अभी एयर फैसिलिटी हमारे यहाँ बरेली में है नहीं, इस वजह से इसे बाई रोड ही मंगाया जाता है और मत्स्य पालक की मांग के अनुसार इसकी उपलब्धता कराई जाती है। स्पर्न तैयार होने के बाद इनके पैकिंग का समय आता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि स्पर्न के पैकिंग के समय उसका पेट खाली होना चाहिए। अगर उसे कोई फीडिंग दी गई है तो उल्टी होने पर उस स्पर्न के मर जाने की संभावना ज्यादा रहती है। संचयन करते समय मछली के बीज को पॉलीथीन में रखा जाता है तथा उसमें ऑक्सीजन भरा जाता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें पानी शुद्ध रहना चाहिए। फिर इन पॉलीथीन को मेटल या कार्डबोर्ड के बॉक्स में रख देना चाहिए। ये मेटल या कार्डबोर्ड बॉक्स लंबी दूरी के परिवहन के लिए बहुत सुविधाजनक होते हैं और ऐसी तकनीक से मछलियों के जीरा सुरक्षित रहते हैं और मरने की संभावना काफी कम हो जाती है। मत्स्य बीज परिवहन में तापमान का विशेष महत्व होता है। जब जल का तापमान 12 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो इसमें बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन घुला होता है, अतः जल का ये तापमान मत्स्य परिवहन के लिए उपयुक्त होता है। परिवहन के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात है जल का पीएच स्तर। जी हाँ, जल का पीएच स्तर 7 रहना चाहिए। अगर इससे कम हो तो अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय हो जाता है। दोनों ही परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं। हैचरी फार्म पर इस समय प्रेरित जी हमारे साथ हैं, जो कि अपने पिता के साथ इस व्यवसाय से प्रेरित होकर बहुत ही तन मन धन से लगे हुए हैं। तो प्रेरित जी बताइए कि किस तरह से आप अपने मछली के बच्चों को, है ना, मत्स्य बीज जिसको कहते हैं, उनको आप मार्केट तक पहुंचाते हैं और किस तरह से ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित करते हैं।
देखिए, आज से कुछ टाइम पहले तक एक लिमिटेड वायर था इसका, जो लिमिटेड लोग करते थे। आज की डेट में पढ़ा लिखा वर्ग, युवा वर्ग, पढ़े लिखे लोग, बहुत ज़्यादा लोग इससे जुड़ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी या हमारे सरकार इसमें बहुत सी सब्सिडीज़ प्रोवाइड करा रही है, मोटिवेट कर रही है लोगों को कि मत्स्य पालन में आए, एक्वाकल्चर में आए। इसमें संभावनाएं बहुत अधिक हैं जी। आप कम जगह में आप अगर 10 बीघा की खेती कर रहे हैं, उसमें आप उतनी आय नहीं कर सकते। अगर 10 बीघा में आप कल्चर करते हैं, मत्स्य बीज लेके आप कल्चर करते हैं, तो उसमें आपकी आय निश्चित तौर पे दुगनी से ऊपर ही जाती है। तो मोदी जी का हमारा आगे मोटो भी है कि किसानों की आय को दुगनी किया जाए। उस क्षेत्र में बहुत आगे तक इसमें अगर जा सकते हैं, अगर कल्चर करता है आदमी मत्स्य बीज। जैसे आपके राजस्थान, हरियाणा, एमपी, इनमें डैम्स में बहुत बड़े लेवल पे मत्स्य पालन होता है जी, बहुत अच्छे स्तर पे होता है और बहुत प्रॉफिटेबल है। अच्छा। तो आज की डेट में, पहले जो एक लिमिटेड गांव देहात का आदमी ही करता था कि तालाब पड़ा है उसमें बीज डाल दिया, आज की डेट में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जिनके फार्म हाउसेज हैं, जो लोग खेती करते थे बटाई पे, उस पर आज वो एक्वाकल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं खुद जी। क्योंकि एक तो सब्सिडीज़ मिल रही है गवर्नमेंट से, प्रमोट काफ़ी मिल रहा है, फिर इसमें आय के मतलब आय दुगनी होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, आय अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बिल्कुल। तो ये हैं प्रेरित जी, जो कि प्रेरित हुए हैं अपने पिता से कि किस तरह से कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया जाए अपने प्रोडक्ट के लिए। और ये बहुत ही संवेदनशील प्रोडक्ट है इनका, जिसमें कि समय बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ऑक्सीजन ख़त्म तो इनका जो मछली का बीज है वो ख़त्म। तो बेहतर तरीके से मार्केटिंग को आप अपना रहे हैं और आप अपने जीवन में आगे जा रहे हैं। आपके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। योगेंद्र गुप्ता ने अपने हैचरी पर लगभग 20 से 25 लोगों को पश्चिम बंगाल से बुलाकर रोजगार दिया है और ये लोग इन्हीं की हैचरी पर रहते भी हैं और योगेंद्र गुप्ता कार्य उपरांत इनके साथ बैठकर मनोरंजन भी करते रहते हैं। मत्स्य प्रजनन की दिशा में आज उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का तहसील मीरगंज अपनी एक विशेष पहचान बनाए हुए है। योगेंद्र गुप्ता ने मत्स्य हैचरी लगाकर मत्स्य बीज उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सप्लाई कर रहे हैं और एक अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। योगेंद्र जी, आपने कई सारे व्यवसायों में अपना एक अधिकार क्षेत्र जमाया, सब में आपने सफलता पाई और आज आप इस मुकाम पर हैं। खुद को चैलेंजेस के मामले में कहाँ पाते हैं? चैलेंजेस तो हर चीज़, हर लाइफ में होते हैं चैलेंजेस, और हर काम में चैलेंजेस होते हैं, लेकिन आदमी उनको पार पाता है हार्ड वर्क और अच्छी प्लानिंग के साथ। ईमानदारी से काम किया जाए तो मैं समझता हूँ हर चैलेंज को पार किया जा सकता है। देश के युवा जो व्यवसाय में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए बस मैं यही कहूँगा कि कोई भी कार्य करें लगन से और ईमानदारी से, हार्ड वर्क से कार्य करें, सफलता जो है अवश्य मिलेगी उनको। हैचरी के बिजनेस में आने के लिए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा बिजनेस है, इसमें अच्छी अर्निंग है
और ये मत सोचिए कि हम पढ़े लिखे हैं और ये मत्स्य पालन के व्यवसाय में हम आ रहे हैं। आज के टाइम में बड़ा बड़ा अच्छा IAS PCS और आपका इंजीनियर डॉक्टर भी इस व्यवसाय में आ रहा है, उसको एक साइड बिजनेस की तरह ले रहा है, क्योंकि इसमें अच्छा भविष्य अच्छा है, भविष्य उज्जवल है। जी, तो योगेंद्र गुप्ता जी से आज हम बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि अगर आपके इरादों में दम है, अगर आपका संकल्प दृढ़ है, तो कोई भी व्यवसाय हो, आपकी सफलता निश्चित है। तो योगेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रेरणा मिली आपसे मिलकर और आपसे बातें करके। नमस्कार, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब पुनः आइए आप। जी बिल्कुल आएंगे।